नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब तो अंतिम चरण में पहुंच ही गए हैं। बस कल का और परसों का दिन बीच में है। 1 जून को न केवल अंतिम चरण का वोटिंग होगा, बल्कि शाम होते-होते ये संकेत, संदेश या जिसको कहते हैं कि बिगुल बजने वाली जो आवाज़ें होती हैं, वो भी सुनाई पड़ने लगेंगी फ़िज़ा में और पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं। जो हम डे वन से कहते आ रहे हैं, बल्कि तब से कहते आ रहे हैं जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, आचार संहिता भी लागू नहीं हुई थी। तब से हम कह रहे हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। इस 7वें चरण में कुल मिलाकर के 57 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर भी है, जहां मतदान होना है, और मोदी जी की वाराणसी भी है। बिहार में भी जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, 2019 में ये सभी सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार क्या हाल है, जरा देखने और जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा जरा पश्चिम बंगाल का भी जायजा लेंगे, जहां बीजेपी के लिए इस बार चुनौती है, इस फेज में चुनौती है। तो ये जो लास्ट में मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं हैं और हर चरण में वहां कुछ ना कुछ हिंसा हुई है। इस बार किस तरह की तैयारियां शासन प्रशासन की और चुनाव आयोग की हैं, थोड़ा-सा इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर हिंसा हो गई और मतदान के बाद जब मतगणना होगी, उसके बाद भी विधानसभा की तरह रिजल्ट आने के बाद हिंसा हो गई, तो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही अनुभवी अभिषेक तिवारी पटना से। तिवारी जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। लग रहा है कि जयपुर डायलॉग्स का बदला ले ही लिए हैं कि अनुभवी बोल करके। किशोरावस्था में अभी तो हम हैं, अंडर 20 हैं, लेकिन खैर, आपने जो एक बात कही कि लगने लगा है सामने वाले को भी कि रिजल्ट क्या होगा, उसका उदाहरण तो सबसे पहले आज सत्यपाल मलिक ने सर, आपके लाडले ने दे दिया। मुझे लग रहा है 4 जून से पहले बड़ा हंगामा होगा। सत्यपाल मलिक ने एग्जिट पोल को, उन्हें पता चल गया कि एग्जिट पोल में क्या आएगा और एक बड़ी तैयारी हो रही है पैन इंडिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अजीत अंजुम की भी चैनल पे बातें होने लगी है कि अगर इस बार भी बीजेपी चुनाव जीतती है और ईवीएम में धांधली करके जीतती है तो क्या हमारे पास उपाय है। तो ईवीएम के ऊपर तो भाई ये सब चीजें आपने पहले भी बोली है और आप वर्षों से बोल रहे हैं इसको लेकर के, ये तो होना ही है। अब आपने की है बिहार की बात, तो मैं कहूंगा कि बिहार में पिछली बार सभी सीटें एनडीए ने जीती थी, इस बार कठिनाई है। विशेषकर 2 सीट बहुत फंसा हुआ है। एक काराकाट, जहां पर पवन सिंह निर्दलीय खड़े हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं एनडीए से, सिलेंडर छाप उनका सिंबल है। और राजाराम खड़े हैं, वो भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं। वो लेफ्ट से खड़े हैं, इंडी अलायंस के समर्थन पर, राजद और कांग्रेस के समर्थन पर। अब वहां का कुशवाहा वोटर बड़ा कंफ्यूज कि किधर जाएं किधर जाएं। युवा वोटर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के नाच प्रोग्राम में जाकर के उसी को विजेता मान के बैठा हुआ है, वो हिलने को तैयार नहीं। राजपूत समुदाय अलग बावलेपन पर। औरंगाबाद में भी ये चुनाव के समय देखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं सर आपके दर्शकों को कि औरंगाबाद का कुछ हिस्सा काराकाट लोकसभा में भी आता है, और वहां भी जैसे गोह विधानसभा वगैरह, वहां अगर आप जाएंगे तो ये पूरा जो राजपूत है, बहुत सारे राजपूत, वो हराने को तैयार बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, वो एक अलग फैक्टर है।
लेकिन जिस प्रकार से चीजें बदली हैं पिछले 4-5 दिनों में, पूरी बीजेपी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सबकी रैलियां हो गई हैं, या एक दो और बाकी हैं बड़े। इसके अलावा जो बिहार स्तर के सभी नेता है, नेतृत्व है, वो पूरा काराकाट में पड़ा हुआ है। जैसे उसको माइक्रो मैनेजमेंट करके वो सीट निकालना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से एक और सीट फंसी हुई है, वो है बक्सर की। यहां बीजेपी लड़ रही है और मिथिलेश तिवारी जो कि गोपालगंज के हैं, उनको अश्विनी चौबे की जगह पे टिकट दे दी है। अब अश्विनी चौबे की जगह पे टिकट तो मिल गया, लेकिन असम कैडर के एक आईपीएस हैं आनंद मिश्रा, वो निर्दलीय खड़े हो। राजपूत वोट सुधाकर सिंह की तरफ बहुत जबरदस्त जा रहा था। 2-3 दिनों से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। सुधाकर सिंह के चचेरे भाई ने खुद बीजेपी में ज्वाइनिंग ली और घोर परिवारवाद और लालू के ऊपर हमला बोला और कहा क्षत्रिय समाज को जो है गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास हो रहा है। देखते हैं कितना डेंट हो पाता है, वो अलग बात है। एक और सीट जो फंसी हुई है और बहुत गंभीर रूप से, वो है जहानाबाद की। जहानाबाद में भूमिहार वोटर्स का तादाद लगभग 3.5 लाख और उतना ही यादव। यहां से हमेशा एनडीए या बीजेपी जब तक थी, इस अलायंस के पहले, वहां से भूमिहार कैंडिडेट ही निकलते थे। अरुण कुमार आखिरी बार 2014 से भूमिहार सांसद बने, लेकिन जदयू के हिस्से में जब ये सीट गई तो चंद्रवंशी को ये टिकट दे दिया गया। अब चंद्रवंशी पिछली बार ही 1700 वोट से जीते थे। ये तब चमत्कार हुआ था जब तेज प्रताप यादव ने अपने ही तेजस्वी यादव के भाई के विरुद्ध एक कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा कर दिया था। इस बार दो भूमिहार कैंडिडेट आशुतोष और अरुण कुमार, जो कि 2014 में सांसद का चुनाव एनडीए से आरएलएसपी से जीते थे, वो भी खड़े हो गए। भूमिहार वोट पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है एनडीए को, बोल रहा है इस बार नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट। मोदी जी 543 में 542 जीत जाए, लेकिन जहानाबाद नहीं जीतेंगे। ये डैमेज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। भूमिहार के बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं, कस्मे वादे खा रहे हैं कि अगली बार से दे देंगे, इस बार गलती हो गई है, इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन क्या भूमिहार समाज माफ करेगा? मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, बहुत टफ है ये सीट। लेकिन ये सीट रोचक तब हो गया कि कुछ अगर डैमेज कंट्रोल हो जाए तो एक और है, यादव खड़े हो गए कैंडिडेट निर्दलीय जो पूर्व विधायक हैं, और उनको ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन का समर्थन मिल गया। अगर पिछली बार की तरह भूमिहार वोट सिर्फ 30-40 हजार तक ही बट के सीमित रह जाता है और बाकी मोदी जी और एनडीए के नाम पे वोट पड़ता है। देखिए एक बार, इस बार क्या हो रहा है, बिहार में कई सीटें हैं जहां पर मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। एक 400 पार का नारा कुछ हो सकता है या फिर उस प्रकार की कैंपेन। कई सीटें हैं जहां पर यह चूक हुई है, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि सांसद के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो हो नहीं पाया। ये लक्षण उत्तर प्रदेश में भी हमने देखे, ये बिहार में भी। बहरहाल इन 3 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सीटें कुछ फंसी हुई नहीं है, जैसे पाटलिपुत्रा हो गई, सासाराम की सीट हो गई, या फिर पटना साहिब की सीट हो गई। ये सभी सीटें क्लियर नजर आती हैं मुझे, और संभावनाएं हैं कि ये सारी सीटें निकाल लेगी बीजेपी। यानी 8 सीटों में से 3 फंसी हुई हैं, 5 क्लियर हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें अभिषेक जी, जो अब तक जितनी सीटों पर यानी सभी सीटों पर हो जाएगा, 8 सीट ये हो जाएंगी 1 जून को। टोटल अगर सभी 40 सीटों की बात करें तो एनडीए को, बीजेपी को इस बार कितनी सीटों का कुल मिलाकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए बीजेपी को संभवतः 2 सीट या 1 सीट, क्योंकि जो फंसी हुई सीट है वो बक्सर है और एक अररिया है। 7वें चरण में ही आरा वाली सीट भी है बीजेपी के लिए, तो वो नहीं फंसेगी, वो निकाल लेगी बीजेपी। सासाराम निकाल ही लेगी। अ, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अ, जदयू को भी जो मेजर नुकसान है, वो एक जहानाबाद की सीट पर, किशनगंज की सीट पर नजर आ रहा है, और एक संभवतः कटिहार हो सकता है। वो भी अब होगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, वो फंसी हुई है, वो टॉस अप सीट है। और कोई मेजर नुकसान नहीं है। एक सीट संभवतः वैशाली वाली फंसी हुई है, वो लोक जनशक्ति पार्टी की है।
वहां से वीणा देवी कैंडिडेट चुनाव लग रही है। तो आंकड़ा जो है वो समवेयर 34-35, मतलब 33 से 35 के बीच का आंकड़ा बन रहा है, और वही नंबर मुझे लगता है कि रहेगा भी इस चुनाव में। अ, बहुत अच्छा चुनाव कई मामलों में तेजस्वी यादव ने लड़ा। अकेले 244 रैलियां की, कमर में दर्द होने के बावजूद। अच्छे वक्ता नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल की, वो बातें ठीक है, लेकिन परिश्रमी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कम से कम अखिलेश यादव या राहुल गांधी जैसी उन्होंने ये नहीं, ढिलाई नहीं बरती। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन सीटों पर इस अंतिम चरण में मतदान होने जा रहा है, इनमें बलिया भी है, जहां रायबरेली की तरह अमित शाह ने जाकर के हस्तक्षेप किया है, साधने की कोशिश की है, और अ, जो दिखाई दे रही थी कमजोरी, उसको मजबूती में बदलने की कोशिश की है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर धाम भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी नगरी भी है। तो ये चरण कितना महत्वपूर्ण है यूपी के लिए? देखिए, इस बार भी बहुत तगड़ा मुकाबला है, चाहे घोसी, हालांकि घोसी को तो फिर भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से साधा है, घोसी के समीकरण को। अब देखिए क्या है ना, ये घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया और नदी के उस पार वाला बक्सर, बक्सर, ये पूरा इनका टेक्सचर जो है वो पूरी तरह से सेम है। ठीक है, ये सेम पॉलिटिक्स फॉलो कर रही हैं। यहां पर भूमिहार जाति, अलग अलग जातियों का पूरा कास्ट बेस्ड समीकरण है, जिसका कास्ट बेस्ड समीकरण सद गया। इस चुनाव में एक बात समझना होगा कि पिछली बार राजभर पार्टी अलग लड़ी थी। हर जगह पे 35,000 40,000 की उनकी उनका वोट है इन सभी सीटों पर, चाहे वो घोसी हो। और देखिए, मैं जब बातें करता हूं तो प्रूफ के साथ कहता हूं। देखिए 2022 में जब ये सोहेल देव समाज वाली जो पार्टी है, वो राजभर वाली, ये बीजेपी के अगेंस्ट थी, तो आप विधानसभा के आंकड़े निकालिए, है तो वो जीरो, लेकिन क्या है ना कि एक के आगे जीरो लगता है तो 10 हो जाता है। उसका अपना बहुत सीमित वोट है, लेकिन बढ़िया वोट है, तो जिधर शिफ्ट होते हैं वो हो जाता है। समाजवादी पार्टी देखिए, उस विधानसभा में देखिए जो मेजर नुकसान हुआ था, यही पूर्वांचल के इलाकों में हुआ था। इस बार वो नुकसान कम करने का प्रयास है। बलिया में नारद राय को मिला लिया गया। इसी प्रकार से आप देखिए कि बलिया में मीटिंग्स हो रही है बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं की, कि वो नाराजगी कम हो जाए। भूमिहार नेता नारद राय को पहले मिला लिया गया। उसी प्रकार से घोसी में अब आप देखिए, चूंकि नोनिया चौहान का भी वोट आ गया, मल्लाह वाला भी वोट इधर ही है, राजभर वाला भी वोट इधर ही है, पटेल वोट ही इधर भी है पूरी तरह से। तो समाजवादी पार्टी को इस इलाके में इस बार आप देखेंगे हमेशा ही क्लोज फाइट रहता है, लेकिन इस इलाके में इस बार मेजर नुकसान होगा। ये सभी सीटें क्लोज मार्जिन से बीजेपी मेरे दृष्टिकोण में, और अंततोगत्वा गाजीपुर भी जीतने की संभावना पर अभी एज में है, बढ़त में है जी। और वाराणसी पर सर चर्चा करना जरूरी लगता नहीं है मुझे। रॉबर्टगंज भी निकल जाएगा। गोरखपुर पर मुझे कोई डाउट नहीं है। कुशीनगर है जहां पर विजय दुबे लड़ रहे हैं, वहां पर ठीक ठाक ब्राह्मणों का ही है, और अखिलेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट एक चौहान साहब को खड़ा कर दिया मायावती ने, बड़ा स्मार्ट मूव। तो वो सारी मूवमेंट है, वो सारी चीजें देखने लायक है। रॉबर्टगंज भी बीजेपी निकाल लेगी सर। तो बीजेपी ऑलमोस्ट इस बार सारी सीटें जीत जाएगी। बिल्कुल सही बात है। गोरखपुर की क्या रिपोर्ट है? गोरखपुर में तो फिर से चुनाव मैदान में है रवि किशन, और बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनको लेकर के खड़ी करने की कोशिश की गई थी। कौन था उसके पीछे, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन रवि किशन के भी रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ तो योगी जी का ही सिक्का चलता है। रवि किशन पहली बात, गोरखपुर चुनाव अपने नाम पर जीत भी नहीं रहे। वहां का समीकरण पूरी तरह से अभी भी बदला हुआ है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अब कास्ट बेस्ड जो समीकरण होता है गोरखपुर का, वो पूरी तरह से ठीक है। और विधानसभा में भी सर, जब हम लोग बात कर रहे थे, याद है कुछ लोग कह रहे थे 2 फंसी हुई है, 3 फंसी हुई है, और मैंने कहा था जयपुर डायलॉग्स पर और आपके भी चैनल पर डंके की चोट पे कि देखिएगा 7-0 हो जाएगा गोरखपुर में, और हुआ भी। तो मेरा ये मानना है सर कि गोरखपुर फंसी हुई है नहीं, और ये कंट्रोवर्सी जरा पहले हो गई।
इस कंट्रोवर्सी को अगर छठे चरण में ये लगाते तो संभवतः कुछ फायदा होता, लेकिन अब तो वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उससे बहुत आगे कहानी बढ़ चुकी है। तो कुछ बेनिफिट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, गोरखपुर भी निकल ही जाना है। अच्छा, इसमें पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ने से पहले आज मैं एक सर्वे देख रहा था। सर्वे क्या था, वो आकलन ही है, हम्म। जिसमें कहा जा रहा था कि हिमाचल की 4 में से 3 बीजेपी जीत सकती है। ये एक कौन-सी कम करके चल रहे हैं? कहीं कंगना रनौत वाली सीट मंडी पर तो मंडी किसी मंडी तरह का खतरा नहीं मंडरा रहा है। मंडी वाली सीट को ही कम करके लोग चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है सर मंडी वाली सीट पर भी कंगना रनौत ही जीतेगी। देख लीजिएगा आप लोग रिजल्ट, क्योंकि मेरे पास भी फीडबैक कुछ है। वहां पर चूंकि मैं जा नहीं पाया था हिमाचल में, कि वो एक अकेला शक्तिमान तो हूं नहीं, कहाँ कहाँ ट्रेवल करूंगा। 15,000 से ऊपर करा लिए, गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, लेकिन वो भी समय नहीं मिल रहा। अब 4 जून के बाद ही जो होगा सो होगा, कुछ दिन का विराम लूंगा। किंतु ये है सर कि लोग कह रहे हैं, किंतु मेरे पास जो रिपोर्ट है मंडी में भी वो सिक्का जो चला है वो मोदी का ही चला है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो कुल मिलाकर के कितनी सीटों पर वहाँ इस बार मतदान होने वाला है? और चूँकि अंतिम चरण है और हर चरण में वहाँ पर हिंसा हुई है, तो इस बार क्या आशंकाएँ हैं? और बीजेपी के लिए कितना टफ है ये जो टफेस्ट चरण है है? सर, ये टफेस्ट चरण है, क्योंकि जो 8 सीटें हैं वो सभी की सभी टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। चाहे वो हावड़ा हो, हुबली हो, या फिर आप देखें डायमंड हार्बर वाली जो सीट आती है, जो मुस्लिम इलाके वाला वो पूरा सीट आता है। तो देखिए क्या है ना सर, इस बार समस्या है हावड़ा में ना हो, हुगली में है। और कई जगह पे बीजेपी जिस प्रकार से मोदी जी की का रोड शो और रैली आपने देखा होगा इस बार फिर से बंगाल में अंतिम चरण में जो हुआ है, वो धमाकेदार है। और कितनी पैनिक मोड में ममता बनर्जी, इसी से पता चलता है कि 144 लगा दिया था। बोला नहीं, कर्फ्यू से हालात रहेगा, 4 से 5 लोग से अधिक मिल नहीं सकते। हुँ, तो और ऊपर से देखिए किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, वो वहां पे तूफान है, पूरे भारत में गर्मी पड़ रही, वहां तूफान आया। ये सारी चीजें होने के बाद भी बंगाल में एक मोमेंटम जो बीजेपी को मिला है ना, वो मोमेंटम मुझे लग रहा है इसमें से भी क्लोज, वो देखना पड़ेगा अंतिम समय में वोटिंग तक, क्लोज मार्जिन की कुछ सीटें एक या दो निकाल ले जाए तो आश्चर्य नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 23 से नीचे बंगाल में जा रही है। हाँ, कुछ-कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो 25 सीटें भी जीत सकती है हाँ, और कुछ ममता लोग तो 30 बनर्जी। भी बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने तो आज राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में एक तरीके से धमाका ही कर दिया और बता दिया कि 4 जून तक ये केवल मतलब के लिए एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाल कर के ऊपर करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। इन्होंने कहा कि ना तो हमने कांग्रेस से अरेंज मैरिज कर रखी है, ना लव मैरिज की है और 4 जून तक है हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन, इसके बाद आगे देखेंगे। तो अब क्या इसने देखना है? तो अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा इंडी अलायंस का भंडा ही फोड़ दिया एक तरीके से, ये सब मतलब के यार हैं। ओमकार सर, ये बात तो आप अपने चैनल पर, मैं अपने चैनल पर और अलग-अलग राष्ट्रवादी बताने का यही प्रयास कर रहे थे कि ये तो कोई अलायंस है ही नहीं, नेचुरल कभी था ही नहीं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये तो कांग्रेसी मुझे बचा भी नहीं पाएंगे, कुछ प्लान एबीसी तो रखना पड़ेगा ना। एक प्लान तो ये है कि पंजाब में रैली करते-करते गिर जाओ, तो हार्ट अटैक टाइप का कुछ आ जाए, माय लॉर्डशिप अब तो देना ही पड़ेगा। अब कैसे आप मुझे 2 जून को जेल भेज सकते हो? क्योंकि 7 की 7 सीटें तो वहां पे स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है। तो जब जीत रही है 7 की 7 सीटें, तो फिर कांग्रेस से अलायंस रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव आ गया और इसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि विधानसभा में तो हम ही जीतेंगे। और सच पूछिए तो मुझे भी कोई बहुत अधिक संदेह नहीं है। जिस प्रकार के मैं दिल्ली वासियों का, खास करके जो बिहार के भी लोग जाते हैं और पूर्वांचल के भी लोग कमाने खाने जाते हैं, उनका टेंडेंसी मुझे पता है। लोकसभा में मोदी को देखते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो विधानसभा में तुक्का पलटी मार जाता है, फ्री बिजली फलना ढिमकाना के नाम पर। तो ये दो तरह से वो वोटिंग है, तो वो देख रहा है इस चीज को कि कम से कम मैं जेल चला भी जाऊं तो सुनीता केजरीवाल को सही समय बनाने का।
तो अभी उसको एक्चुअली 7-8-10 दिन बाहर का टाइम सिर्फ इसीलिए चाहिए कि पूरी आम आदमी पार्टी पे एक बार फुल कंट्रोल हो जाए। चड्ढा साहब को जो है वो भगवंत मान की जगह दे दिया जाए और चड्ढा साहब का राज्यसभा वाला थमा देंगे इनको। ये सारी लेकिन आज प्लानिंग प्रोसेस। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। जो हाँ, रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उसने इनकी याचिका लेने से ही इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि 2 जून को इनको सरेंडर करना होगा। अगर ये कोई नाटक नौटंकी ना करें, किसी रैली में गिर ना पड़े, बेहोश ना हो जाएँ और अस्पताल ना पहुँच जाएँ, तो अब इनको 2 जून को जाना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, वो गिरेगा ही गिरेगा सर। गिरना ही है सर उसको। ऐसे कैसे नहीं गिरेगा? तो मुझे भी पता है ना अरविंद केजरीवाल कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो होगा ही होगा। आजकल मैं उन पे एनसाइक्लोपीडिया कर रहा हूँ, एक अलग रिसर्च सब्जेक्ट ही मैंने केजरीवाल जी को रखा है। वो अरविंद केजरीवाल जी ये सारी काम करेंगे और वो जेल नहीं जाएँगे, कुछ ना कुछ तो तिकड़म भिड़ाएँगे। भाई कम से कम हारने का ही सही, कम से कम 13 सीट पंजाब में लड़ रही है, एक बार चुनाव उन्हें देख तो लेने दीजिए। मोदी जी शपथ ले रहे हैं कैसे, वो तो देख लेने दीजिए। जेल तो जाना तय है, मैं भी जानता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बात मैंने 2 दिन पहले बोला भी था कि जिस प्रकार से छीछा लेदर सुप्रीम कोर्ट और देश की न्यायपालिका का एक पोर्श कांड को लेकर के, जो हिट एंड रन वाला कांड है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के रिहाई वाले को लेकर के, और हेमंत सोरेन के बेल रिजेक्शन को लेकर के सेम पॉइंट पे हुई है। उसके बाद न्यायपालिका अब अपनी छीछा लेदर और नहीं करा सकता। तो जुडिशियरी को भी पता है कि भाई हो गया, तुम अपना राज्यसभा का जो भी डील किए होगे, जहां जो भी जैसा है, हमको बख्श दो भाई, बहुत गाली पड़ रही है, निकलना मुश्किल हो गया है और नहीं झेल सकते। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, जब समाज में परिवर्तन आता है आमूल चूल, वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट भी ना, कि उसको भी तो दिख रहा है कि 4 तारीख को दमक चमक धमक के साथ, गाजे बाजे लाव लश्कर के साथ मोदी जी फिर से आ रहे हैं। मुझे मुगले आजम का वो स्टार्टिंग सीन याद आ जाता है, बा अदब बा होशियार बा मुलायजा, हैं? आ- आ- अकबर साहब पधार रहे हैं, वो कुछ ऐसा था। तो वैसा ही कुछ है। तो वही है कि बा मुलायजा बा अदब माननीय मोदी, आदरणीय मोदी जी 4 जून को फिर से गाजे बाजे के साथ जीत रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है ना कि इस बार अगर जीते और हमने ज्यादा तिकड़म भिड़ाई, तो वैसे ही 2 बार इशारा कर चुके हैं, क्या पता कॉलेजियम पे ही अगला टारगेट हो। तो बाल बच्चों का भविष्य देखना है, तो हमें भी अब वास्तव में न्यायपालिका को सुधारना होगा, और जो हमारा काम है न्यायाधीश का, हमें वो काम करना होगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम।